नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर रश्मि गोगर राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। इसके टेक्निकल पार्टनर हैं मिशन ज्ञान। बच्चों, हम पढ़ रहे थे प्रतिरक्षा तंत्र के बारे में और पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि किस तरह से प्रतिजन जो हैं वो अटैक करते हैं, तब तो फटाफट जो हमारी WBCs हैं वो क्या करती हैं, तुरंत रक्षा के लिए दौड़ती हैं और क्या बनते हैं, एंटीबॉडीज़ यानी प्रतिरक्षी बनते हैं। और डिफरेंट टाइप के प्रतिरक्षी होते हैं, यानी 5 प्रकार के प्रतिरक्षी की बात हमने की थी, है ना। और साथ में हमने दिए थे आपको 2 प्रश्न, तो जल्दी से एक बार उन पर नज़र डाल लेते हैं। प्रतिरक्षी कितने प्रकार के होते हैं, तो अभी हमने बात की 5 प्रकार के होते हैं। IgG, ठीक है, होते हमारे कौन कौन से प्रतिरक्षी हैं, IgG, IgM, IgA, IgE, IgD। ये Ig क्या है, इम्यूनोग्लोबिन है, ठीक है। और इसमें से ये जो प्रतिरक्षी है ये माता के किस में पाया जाता है, दूध में पाया जाता है। और ये प्रतिरक्षी क्या होता है, इसकी सांद्रता सबसे ज़्यादा होती है और क्या करता है, कहाँ होता है, ये प्लासेंटा से पार करके ये भ्रूण के पास पहुंचता है ना। तो ये 2 जो हैं इम्पॉर्टेंट हैं। फिर माता के दूध में IgA है ना, जो अभी हमने बात की, माता के दूध में कौन सा पाया जाता है, IgA। और इसीलिए कहते हैं कि माता का दूध जो है पीना बच्चे के लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि उससे रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो बढ़ जाती है, ठीक है। और आज हम बात करेंगे किस चीज़ की, आपको यहाँ क्या दिख रहे हैं, कुछ इंजेक्शन है ना और बॉटल्स दिख रही हैं, तो आप समझ पा रहे हैं ये क्या है। यानी आज हम बात करेंगे टीकाकरण की, है ना। आपने सुना ही है कि बहुत सारे ऐसे टीके होते हैं जो एक समय आने पर जो है लगा दिए जाते हैं, तो उनसे विशेष प्रकार के जो रोग हैं उनसे बचा जा सकता है ना। जब माता गर्भ धारण करती है तभी से ही उसको टीके लगने जो हैं शुरू हो जाते हैं। साथ ही आपने बहुत सारे मीडिया में विज्ञापन देखे होंगे, पोलियो की खुराक जो है वो समय समय पर पिलाई जाती है ना। तो इसी तरह से जो ये टीकाकरण है ये क्या है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो क्या था कि पहले लोगों ने ये देखा कि कोई अगर एक बीमारी से ग्रसित हो गया एक बार, तो क्या होता है, आपको बताया था पिछले वाले वीडियो में, एंटीबॉडीज़ बन जाते हैं। तो यानी ये हुआ कि वो दोबारा जो है बीमार नहीं होता, क्योंकि वो स्मरण रखती है ना, बी कोशिकाएं, आपको ध्यान है ना। वो सेल्स जो हैं बी और टी सेल्स जो क्या करती हैं, स्मरण रखती हैं कि ये पहले भी हम पे क्या कर चुका है, अटैक कर चुका है, और फिर वो फटाफट सक्रिय होकर के उसको नष्ट कर देती हैं। तो इस जो दोबारा नहीं होता ये रोग, इस संकल्पना से टीकाकरण का जन्म हुआ, है ना। और इसमें क्या होता है, किसी अनुग्रह अथवा विनाशित अथवा क्षीण अथवा निष्क्रिय सूक्ष्म जीव अथवा उनके द्वारा उत्पन्न जो आविष हैं उसकी अति सूक्ष्म मात्रा को शरीर में प्रविष्ट कराया जाता है। आपने ना बड़े लोगों से एक कहावत सुनी है, जहर को जहर मारता है ना। तो वो यहाँ पर वो कहावत जो है चरितार्थ होती है ना। कैसे होती है वो भी अपन बात करेंगे। अभी यहीं पर ही बात हो गई ना कि जो वो टॉक्सिन्स होते हैं उन एंटीजेंस के, जो भी वायरस या जो भी अटैक करता है जीवाणु कीटाणु, उसके जो क्या करते हैं, आविष जो होते हैं, है ना, उसके जो उसकी अति सूक्ष्म मात्रा को क्या करते हैं, शरीर में प्रविष्ट कराया जाता है, और उसे ही क्या कहते हैं, वैक्सीन कहते हैं। और ये पूरी प्रक्रिया क्या कहलाती है, टीकाकरण, वैक्सीनेशन कहलाती है, ठीक है। अब इससे क्या होता है, इस जो शरीर की स्मृति कोशिकाएं हैं, है ना, वो क्या करती हैं, फटाफट बहुत सारी और कोशिकाएं बना लेती हैं, जो एंटीबॉडीज होती हैं ना। ये स्मृति कोशिकाएं संख्या में बड़ी तेजी से बढ़ती हैं और समान प्रतिजन का दोबारा संक्रमण होने पर उनके विरुद्ध बड़ी संख्या में क्या करती हैं, प्रतिरक्षी का निर्माण करती हैं और रोग से बचाती हैं। यानी कि जब दोबारा कोई आक्रमण करता है तो हमारी सेना जो है वो बहुत ज़्यादा रूप में तैयार हो जाती है कि फटाफट वो क्या करती है, और लोगों को बुला लेती है ना। वैसे ही ये क्या करती हैं, और कोशिकाएं बन जाती हैं और पूरी ताकत से उनका मुकाबला करती हैं, ठीक है। और उनके विरुद्ध बड़ी संख्या में प्रतिरक्षी का निर्माण करती हैं, जिससे शरीर को उस रोग से वो बचा लेती हैं,
ठीक है, तो सबसे पहले ये जो टीके का वो हुआ था, ये किसने किया था? एडवर्ड जेनर ने 1796 में। इन्होंने क्या किया था कि गोचेचक का प्रयोग करके सबसे पहले जेम्स फिप्स एक बच्चा था, है ना, उसका जो है ये टीका इन्होंने लगाया था। इसीलिए इनको क्या बोलते हैं? टीकाकरण का जनक भी कहा जाता है। किसको कहते हैं? आपका प्रश्न पूछा जाता है ये कई बार कि टीकाकरण के जनक कौन है, तो एडवर्ड जेनर जो हैं इनको क्या कहा जाता है? टीकाकरण का जनक कहा जाता है। अब टीका और टीकाकरण शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? फ्रांसीसी वैज्ञानिक लुई पाश्चर ने किया था। ठीक है, और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, टीकाकरण को हम वैक्सीनेशन बोलते हैं, तो वैका सबसे पहला जो इसका लैटिन शब्द है वैका, ठीक है, जिसका अर्थ होता है गाय, क्योंकि ये काउपॉक्स में से लिया गया था ना, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? वैका। ठीक है, वैका मतलब काउ, है ना। 1880 में लुई पाश्चर ने रेबीज और एंथ्रेक्स मुर्गी में कॉलेरा का टीका जो है उसकी खोज की थी। फिर किसने की थी? 1880 में लुई पाश्चर ने जो है इन टीकों की खोज की थी। किसी असक्रिय, अनुग्र, मृत सूक्ष्मजीव या उससे उत्पन्न विष की अति सूक्ष्म मात्रा को शरीर में प्रवेश कराने की क्रिया टीकाकरण कहलाती है, तथा जो पदार्थ शरीर में प्रवेश कराया जाता है उसे टीका कहते हैं। ये इसलिए रिपीट किया गया क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और आपको क्या करना है? आपको वीडियो को रोक करके इसे नोट करना है। आज आप कॉपी पेन लेकर आना भूल गए, तो जल्दी से ऐसा कीजिए, वीडियो को रोकिए, जाइए अपनी कॉपी पेन लेके आइए और उसमें इसको नोट कीजिए, क्योंकि आगे और भी महत्वपूर्ण जानकारियां आपको मिलेंगी। अब टीके में जो है मृत, कमजोर या संवर्धित प्रतिजन होते हैं। ठीक है, मतलब वो जो प्रतिजन लिए जाते हैं टीके के अंदर वो या तो मृत होते हैं या बहुत कम, मतलब उनकी क्षमता होती है, यानी वो बहुत तेज नहीं होते हैं, है ना। उनकी जो प्रकृति है वो कैसी होती है? कमजोर प्रकृति के वो होते हैं। जब किसी व्यक्ति को टीका लगाया जाता है तो ये जो निष्क्रिय प्रतिजन है उस व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। ऑब्वियसली अपन टीका ही उसी चीज का लगा रहे हैं तो उस व्यक्ति के अंदर जाएंगे ही वो, ठीक है। और क्या करते हैं? प्रतिरक्षियों के निर्माण को प्रेरित करते हैं। अब क्या होगा यहाँ पर? वो जो एंटीबॉडीज हैं, यानी कि रक्षा करने वाले, नाम आपको शुरू से हम बता ही रहे हैं, प्रतिरक्षी, है ना, रक्षा करने वाले, तो वो एंटीबॉडीज का निर्माण करने लग जाते हैं। ये प्रतिरक्षी जो है लंबे समय तक, यानी 6 माह से इनका जीवन पर्यंत, मतलब कुछ टीके ऐसे लगाए जाते हैं जो कि दोबारा लगाने की आवश्यकता नहीं होती, यानी वो पूरी जिंदगी प्रतिरक्षी बनाते रहते हैं उस पर्टिकुलर जो है आपके रोग के प्रति। और कुछ जो होते हैं वो उनका जीवन काल 6 माह का होता है, यानी 6 महीने बाद उनको वापस लगवाना पड़ता है टीका। तो टीकाकरण का सिद्धांत प्रतिरक्षा तंत्र के स्मृति गुण के पर आधारित है, जो कि मैंने आपको बात बताई थी कि वो याद रखती हैं कोशिकाएं कि इस रोग के प्रतिजन ने हम पर अटैक किया था, यानी ये दुश्मन पहले भी आया था हमारे पास, है ना, और अब हमें क्या करना है? इसका और तेजी से मुकाबला करना है। तो स्मृति के आधार पर जो है ये टीकाकरण का सिद्धांत काम करता है ना, याद रखता है ये। टीकाकरण से स्मृति बी और टी कोशिकाएं भी बनती हैं जो रोग जनक को जल्दी से पहचान कर प्रतिरक्षियों के उत्पादन द्वारा रोग जनकों को खत्म करने में मदद करती हैं। ये बात हमने पूर्व में भी जो है पूर्व वाले वीडियो में भी पढ़ी थी कि जो बी सेल्स हैं और टी सेल्स हैं, इनकी जो स्मृति कोशिकाएं हैं वो याद रखती हैं कि हमको जो अब रोग जनक आया है ये पहले भी आया था, और उसका उन्होंने क्या किया था? पहले ही प्रतिरक्षी तैयार करके रखा था, और जब दोबारा आता है तो वो और तेजी से सक्रिय होकर के और उस प्रतिरक्षी का सामना करते हैं और उसको नष्ट कर देते हैं। तो इस प्रकार का प्रतिरक्षण क्या कहलाता है? सक्रिय प्रतिरक्षण के अंतर्गत आता है। इसको क्या बोलते हैं? सक्रिय प्रतिरक्षण कहते हैं। कई बार घातक रोग जनकों के संक्रमण से रक्षा हेतु तुरंत प्रतिरक्षियों की आवश्यकता होती है, एकदम उसी टाइम ही, मतलब प्रतिरक्षी की आवश्यकता होती है।
इसके लिए टीके द्वारा सीधे ही प्रतिरक्षी या प्रति आविश शरीर में प्रवेश कराया जाता है, तुरंत उसको टीका लगवाया जाता है ना। जैसे जहरीले सांप के काटने पर या टिटनेस में जो टीके लगाए जाते हैं, आपने देखा होगा टिटनेस का टीका जो है डॉक्टर बोलते हैं 6 महीने के लिए ही कारगर होता है, यानी 6 महीने बाद अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम आती है टिटनेस लगने वाली, जैसे टिटनेस का ऐसे होता है ज़्यादातर जंग लगे लोहे से कुछ कट जाता है हाथ पैर वगैरह, या कहीं पर चोट लग जाती है या कहीं गिर जाते हैं चोट लगती है, तो क्या करते हैं डॉक्टर कहते हैं कि टिटनेस का टीका लगाना चाहिए। तो वो 6 महीने तक कारगर होता है, 6 महीने बाद उसे दोबारा लगाना पड़ता है अगर ऐसी अवस्था आती है तो, ठीक है। तो या फिर सांप के काटने पर जैसे बताया गया है ना, दोबारा लगाना पड़ता है। इस प्रकार के प्रतिरक्षण को निष्क्रिय प्रतिरक्षीकरण कहते हैं, ठीक है। ये क्या कहलाता है? निष्क्रिय प्रतिरक्षीकरण कहलाता है। टीके लगवाकर रोग प्रतिरक्षा प्राप्त करना क्या कहलाता है? टीकाकरण कहलाता है। तो यहाँ तक आपको बात समझ आ गई कि टीका क्या है और टीकाकरण क्या है। अब हम देखते हैं यहाँ पर जो मैं आपसे बात कर रही थी कि एक पूरा चार्ट, एक शेड्यूल है कि कौन सा टीका कब लगाना चाहिए। तो यहाँ पर ये मातृ शिशु टीकाकरण कार्यक्रम है, यानी जब कोई महिला गर्भवती होती है जैसे ही, तो तुरंत बाद टिटनेस फर्स्ट का टीका लगाया जाता है, जो क्या करता है? टिटनेस से सुरक्षा प्रदान करता है। फिर टिटनेस प्रसव 1 माह बाद टिटनेस दूसरे लगाया जाता है, जो कि टिटनेस से सुरक्षा करता है। अब शिशु जन्म के समय शिशु को, ये तो थे दोनों टीके का, किसको लगाए जाते हैं? जो गर्भवती माता होती है उसको लगाए जाते हैं। शिशु जन्म के समय शिशु को, अब जैसे ही शिशु का जन्म हुआ तब बीसीजी का टीका लगता है, आपको पता है, जो कि तपेदिक टीबी से सुरक्षा करता है। ये टीका जो है पूरे जीवन पर्यंत एक ही बार लगता है। 1 माह जब शिशु जो 1 माह का होता है तब लगता है चेचक का टीका, जो चेचक से प्रतिरक्षा करता है। फिर शिशु जब 1.5 माह का हो जाता है तो डीपीटी का टीका लगता है पहला, और पोलियो की पहली खुराक उसको दी जाती है। यानी डीपीटी का क्या है? डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनेस, है ना। इसको ट्रिपल वैक्सीन कहते हैं। ये क्या है? 3 है ना, डीपीटी, तो इसको क्या बोलते हैं? ट्रिपल वैक्सीन कहते हैं। डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनेस से ये सुरक्षा करता है। और पोलियो की जो दवा है, ये इसका पहला डोज है ना। ये जो टीके हैं, ये जो टीका है, ये पोलियो वाला, ये क्या होता है? ये पोलियो से बचाव करता है। पोलियो की जानकारी है ना आपको कि शरीर का जो है पैर वगैरह जो है वो क्या होते हैं? काम करना बंद कर देते हैं, है ना। फिर ये 1.5 माह पर, फिर शिशु जब 2.5 माह का होता है, यानी इसके जस्ट 1 महीने बाद डीपीटी का दूसरा टीका लगता है और पोलियो की दूसरी खुराक पिलाई जाती है। ओरल देते हैं इसको आजकल, पहले तो टीके लगते थे, अब आजकल ओरल देते हैं इसको। फिर डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस और ट्रिपल वैक्सीन दी जाती है, और पोलियो से बचाव के लिए ये दूसरा इसको डोज दिया जाता है। फिर 3.5 माह पर, यानी ये 1 महीने पर आप देख रहे हैं, ये 1 महीने के बाद है। 3.5 माह पर फिर क्या होता है? फिर डीपीटी की जो तीसरी खुराक है वो दी जाती है, और पोलियो की तीसरी खुराक दी जाती है, यानी ये ट्रिपल वैक्सीन फिर दी जाती है। अब यहाँ पर ये जो तीसरी खुराक इसको दी गई, ये पोलियो से पूर्ण सुरक्षा जो है वो करती है, ठीक है। फिर शिशु जब 9 माह का हो जाता है तो उसको खसरे का, मीजल्स का टीका लगता है उसको, ठीक है, जो कि खसरे से पूर्णतः सुरक्षा देता है। फिर जब शिशु 1 वर्ष का हो जाता है तो उसको चेचक यानी स्मॉल पॉक्स का है ना, वो चेचक से जो है पूर्ण सुरक्षा देता है। इसकी पुनरावृत्ति होती है। यहाँ पर एक दिया गया था कब? 1 माह पर। फिर उसको दोबारा कब दिया है? 1 वर्ष का होने पर, है ना। फिर 1.5 साल का जब वो हो जाता है, यानी 6 महीने बाद, इसके 6 महीने बाद फिर उसको क्या लगता है? डीपीटी बूस्टर खुराक दी जाती है उसको, ठीक है, जो कि काली खांसी से संपूर्ण बचाव करती है। 1.5 साल, फिर उसके बाद 5 साल बाद डीपीटी की डबल वैक्सीन दी जाती है, वो डिप्थीरिया से पूर्ण सुरक्षा करती है। काली खांसी की तो यही हो गई थी,
ये डिप्थीरिया से करती है। फिर जब वो 6 साल का हो जाता है तो उसको TAB का टीका लगता है जो टाइफॉइड से पूर्ण सुरक्षा देता है। 10 वर्ष का बालक जब हो जाता है तब उसको ATS का टीका लगता है, यानी टिटनेस का। फिर 15 वर्ष पर फिर ATS का टीका लगाया जाता है जो टिटनेस से पूर्ण सुरक्षा देता है। तो इस तरह से ये पूरा एक शेड्यूल है ना, टीकाकरण का पूरा शेड्यूल है कि बच्चे को और माँ को किस तरह से जो है टीके लगवाने चाहिए, जिससे कि वो बहुत सारी बीमारियां, ये जो बीमारियां दी हुई हैं, इनसे वो सुरक्षित रह सकते हैं। अब टीके के प्रकार कौन कौन से होते हैं, इस पे अपन बात करते हैं। तो पहला है जीवित तनुकृत दुर्बलित अथवा क्षीण टीके। दूसरा है मरे हुए जीवों अथवा निष्क्रिय जीव टीके। तीसरा है आविष टॉक्सिन्स, है ना, संयुग्मी और इकाई टीके और अभियांत्रिकी टीके। ये 5 तरह के जो है टीके होते हैं। कैसे होते हैं, कौन कौन से होते हैं, अब पहले अपन इनकी जानकारी लेते हैं। ठीक है, जीवित तनुकृत दुर्बलित क्षीण टीके ये कौन से होते हैं? तो जीवित क्षीण टीके बनाने के लिए रोगजनक वायरस को उत्तक संवर्धन अथवा जंतु भ्रूण जैसी मुर्गी के भ्रूण में कई पीढ़ियों तक संवर्धित किया जाता है, जिससे उसमें मानव में प्रतिकृति का गुण नष्ट हो जाता है। यानी इसमें क्या करते हैं, जीवित क्षीण टीके बनाने के लिए जो भी रोगजनक वायरस है उसको क्या करते हैं, उत्तक संवर्धन करते हैं। ठीक है, और जंतु भ्रूण में ये मुर्गी का ले लेते हैं। ठीक है, उसकी कई पीढ़ियों तक उसको संवर्धित करते हैं, जिससे कि वो मानव में जो है वापस ना आ सके। परंतु यह वायरस मानव के प्रतिरक्षी तंत्र द्वारा पहचाना जा सकता है, जैसे कि रूबेला, खसरा, रोटा वायरस, ओरल पोलियो, है ना। ये जो है पोलियो, आप ये देखिए ना, इसकी टांग में जो है प्रॉब्लम है, तो ये वो सपोर्ट लेकर के जो है चलते हैं। ठीक है, तो ये जो है रूबेला, खसरा, रोटा वायरस, ये सब कैसे हैं, ये जीवित तनुकृत दुर्बलित अथवा क्षीण टीके होते हैं। मरे हुए जीवों अथवा निष्क्रिय जीव टीके, इस प्रकार के टीके एक रोगजनक को निष्क्रिय करके बनाए जाते हैं। कोई पर्टिकुलरली एक रोगजनक लेकर के उसको निष्क्रिय कर देते हैं। ठीक है, इसके लिए आमतौर पर रोगजनक कारक को गर्म कर या रसायनों, अब उसको अपन को क्या करना है, निष्क्रिय करना है ना, तो निष्क्रिय करने के लिए क्या करते हैं, या तो गर्म करते हैं, ठीक है, या फिर कोई रसायन जैसे फॉर्मेल्डिहाइड या फास्फोरिन का उपयोग करके उसको विभाजन जो करने की क्षमता है, यानी उसके बढ़ने की क्षमता, उसके जनन की क्षमता को नष्ट कर दिया जाता है, यानी उसे निष्क्रिय कर दिया जाता है। परंतु रोग कारक के एंटीजन गुण को, यानी वो जो एंटीजन गुण है उसको बरकरार रखा जाता है। यहाँ पे ये चीज इंपॉर्टेंट है, ताकि अब क्योंकि एंटीजन गुण रहेगा तभी तो उसको देख करके क्या बनेंगी, प्रतिरक्षा जो है, एंटीबॉडीज बनेंगी, है ना। उसके जो एंटीजन है उस पर कौन सी प्रतिरक्षा जो है वो काम करेगी, वो उस प्रतिजन को देखेगी तभी वो बन पाएंगी। तो एंटीजन गुण को बरकरार इसलिए रखा जाता है ताकि प्रतिरक्षा प्रणाली उसे पहचान कर सके। तो जो टाइफॉइड के, हैजा के, कुकर खांसी के, रेबीज के, हेपेटाइटिस के जो होते हैं, ये देखिए हेपेटाइटिस के जो टीके होते हैं, रेबीज का टीका, रेबीज जो होता है वो बंदर के या कुत्ते के, यानी कोई जानवर के काटने से जो है रेबीज होता है। ठीक है, तो उसमें क्या करते हैं, रोग कारक के एंटीजन के गुण को बरकरार रख करके उसको निष्क्रिय करते हैं। वो बरकरार इसलिए रखते हैं क्योंकि जो प्रतिरक्षी है वो उसे पहचान सके। ठीक है, इस तरह से ये टीके बनाए जाते हैं, मरे हुए जीवों अथवा निष्क्रिय जीव टीके। आविष टीके, ठीक है, टॉक्साइड होते हैं, जो कुछ जीवाणु जनित रोग सीधे जीवाणुओं के कारण नहीं होते हैं, यानी कि जीवाणु जो है वो अगर प्रवेश भी कर जाएगा तो नहीं होते, लेकिन उसके अंदर जो विष है, उसके अंदर जो टॉक्सिन है, उसके कारण वो होते हैं। जैसे टिटनेस, अब टिटनेस जो होता है वो किसके कारण होता है, क्लस्ट्रीडियम टिटेनी जीवाणु के कारण नहीं होते हैं, लेकिन यह एक न्यूरोटॉक्सिन टिटेनोस्पाइमिन स्रावित करता है। बेसिकली क्या है, हम बोलते हैं, अगर कहते हैं ना कि टिटनेस किसके कारण होता है, तो हम सामान्य रूप से तो यही बोलते हैं कि इस जीवाणु के कारण होता है,
लेकिन इस जीवाणु के कारण नहीं होता, वास्तव में वो किसके कारण होता है, वो इसके कारण होता है, न्यूरोटॉक्सिन टिटेनोस्पाइमिन जो है स्रावित करता है, ठीक है, इसके कारण होता है वो टिटनेस रोग। अब टिटनेस रोग में क्या होता है, शरीर एकदम से अकड़ जाता है, दांत भिज जाते हैं, है ना, तो ये बहुत खतरनाक होता है। तो इससे बचने के लिए जो है इसी का टीका जो है वो लगाया जाता है, आविष टीकों का प्रयोग किया जाता है। कैसे किया जाता है कि आविष को रासायनिक व भौतिक रूप से परिष्कृत कर हानि रहित बनाया जाता है। इसका जो जहर है, इसका जो आविष है, उसको क्या किया जाता है, रासायनिक और भौतिक रूप से परिष्कृत करके उसको हानि रहित बनाया जाता है, लेकिन इसका प्रतिरक्षा जनत्व बना रहता है, मतलब इसकी जो रक्षा करने की इम्यूनिटी पावर जो है उसको ये रखते हैं, है ना, जैसे डिप्थीरिया और टिटनेस, ठीक है, टिटनेस के वैक्सीन्स जो हैं वो इस तरह से निर्माण उनका किया जाता है। फिर है संयुग्मी एवं इकाई टीके। तो संयुग्मी से नाम समझ में आ रहा है, जो कि युग्म करके बनते हैं, यानी है ना, जो कॉम्बिनेशन होता है इनका, तो ये रिकॉम्बिनेंट्स कहलाते हैं संयुग्मी टीके, यानी रिकॉम्बिनेंट्स। इनका निर्माण दो अलग अलग घटकों के संयोजन का उपयोग करके किया जाता है, ठीक है। इसमें जीवाणुओं का तो आवरण होता है, ठीक है, ये देखिए जीवाणुओं के आवरण से टुकड़ों का उपयोग करते हैं। ये आवरण एक कैरियर प्रोटीन से अब क्या होता है, इसको, इस आवरण को किससे जोड़ दिया जाता है, कैरियर प्रोटीन से, जो लेकर के जाएगा, कैरियर मतलब लेकर के जाएगा, कैरियर प्रोटीन से इसको जोड़ दिया जाता है, ठीक है। इस संयुग्मन का उपयोग वैक्सीन के रूप में किया जाता है, फिर इसको जो है वैक्सीन के रूप में काम में लिया जाता है, ठीक है ना। इसका मटेरियल जो है वो उसको क्या किया जाता है, रिकॉम्बिनेंट कर दिया जाता है। किससे कर दिया जाता है, ये तो जीवाणु का जो कोट है उससे, है ना, जीवाणु का जो आवरण है उससे कैरियर प्रोटीन के साथ इसको जो है जोड़ दिया जाता है, और फिर इसको जो है वैक्सीन के रूप में लगाया जाता है। तो ये संयुग्मी एवं इकाई टीके कहलाते हैं। इकाई टीके प्रतिरक्षा प्रणाली से प्रतिरक्षी अनुक्रिया को उत्तेजित करने के लिए एक लक्षित रोगजनक का केवल एक हिस्से का प्रयोग करते हैं, मतलब अब ये इसको सक्रिय करने के लिए केवल एक पार्ट ही उसका काम में लेते हैं। इनमें एक विशिष्ट रोगाणु, इसे एक विशिष्ट प्रोटीन को अलग किया जाता है, इसे एक प्रतिजन के रूप में शरीर में प्रविष्ट किया जाता है ना, एक विशिष्ट रोगाणु को लेकर के और फिर विशिष्ट प्रोटीन को अलग करते हैं, ठीक है, और फिर इसे एक प्रतिजन के रूप में, मतलब फिर जो है प्रतिजन के रूप में इसको प्रविष्ट कराया जाता है। अकोशिकीय पेर्टुसिस वैक्सीन और इन्फ्लुएंजा वैक्सीन जो है, पेर्टुसिस वैक्सीन है और ये आपका इन्फ्लुएंजा वैक्सीन है। ये क्या है, ये वास्तव में संयुग्मन यानी ये रिकॉम्बिनेंट टीके होते हैं। फिर है अभियांत्रिकी यानी कि इंजीनियर्ड वैक्सीन। टीकों का बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए पुनर्योजन तकनीक की सहायता से रोग कारक के एंटीजन को यीस्ट या जीवाणु में निर्मित किया जाता है। यानी अब एंटीजन को किस में बनाते हैं, या तो यीस्ट की कोशिकाओं में, ठीक है, या फिर जीवाणु में इसको निर्मित किया जाता है। जैसे यकृत शोधवी जो टीका बनता है वो इसी से ही बनता है, ठीक है। इस तरह से ये प्रिपेयर किया जाता है। कैसे प्रिपेयर किया जाता है इसको, एंटीजन को यीस्ट की कोशिका में या जीवाणु की कोशिका में प्रिपेयर करके और फिर ये वाला टीका जो है बनाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ आ गई कि किस तरह से टीकाकरण होता है। अब हम चैप्टर क्योंकि ख़त्म हो गया तो हमने करना क्या है, हमने करना है महत्वपूर्ण बिंदुओं का रिवीजन करना है। यानी इस प्रतिरक्षा तंत्र में हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी, इसको एक बार हम दोहरा लेते हैं। तो प्रतिरक्षा तंत्र रोगाणुओं के संक्रमणों से हमारे शरीर की रक्षा करता है, यानी कि हमारे शरीर के अंदर एक ऐसा रक्षा तंत्र है जो कि कोई भी रोगाणु आता है या जीवाणु आता है या विषाणु आता है अटैक करने, या कोई कवक या कोई भी, है ना, जो हमें बीमार कर सकता है, ऐसा कोई अटैक करता है तो हमारा जो प्रतिरक्षा तंत्र है वो सक्रिय हो जाता है और तुरंत ही उसको नष्ट करने के लिए चल देता है ना। और प्रतिरक्षा तंत्र कोशिकाओं, ऊतकों व विलयशील कारकों का एक जटिल तंत्र होता है जो आपस में समन्वय करके कार्य करते हैं। प्रतिरक्षा अनुक्रियाएं दो प्रकार की होती हैं, विशिष्ट और अविशिष्ट। विशिष्ट प्रतिरक्षा अनुक्रियाएं तो या तो कोशिका माध्यित
या ह्यूमोरल इम्यूनिटी एंटीबॉडी माध्यित होती हैं। मानव शरीर में प्रतिरक्षी या एंटीबॉडी अथवा इम्यूनोग्लोबिन 5 प्रकार के होते हैं। ये देखिए 5 प्रकार के होते हैं जो हमने पहले पढ़े हैं, है ना, IgG, IgE, IgD, IgM और IgA, जिसमें से ये तो होता है माता के दुग्ध में, और ये जो होता है ये इसकी सांद्रता अधिक होती है, और ये क्या करता है, ये कहाँ होता है, ये भ्रूण के अंदर पहुंच जाता है, यानी प्लेसेंटा से जो है अंदर चला जाता है। और जो ये जो है ये क्या करता है, एलर्जी के टाइम काम में आता है ना। IgG की अधिकतम सांद्रता होती है। थाइमस और अस्थिमज्जा केंद्रीय या प्राथमिक अथवा प्रमुख लसिका अंग होते हैं। तो थाइमस से तो क्या बनी हमारी, टी सेल्स बनी थी, है ना, और अस्थिमज्जा यानी बोन मैरो से हमारी कौन सी सेल्स थी, बी सेल्स, है ना, ये बनी थी। लसिकाणु जो प्रतिरक्षण करने वाली प्रमुख कोशिकाएं 2 प्रकार की होती हैं, बी लसिकाणु और टी लसिकाणु, ये हमने बात की थी। तो बी कोशिकाएं क्या करती हैं, प्लाज्मा कोशिकाओं में रूपांतरित होती हैं, जो क्या करते हैं, प्रतिरक्षी या एंटीबॉडी का निर्माण करती हैं। जबकि जो टी सेल्स हैं वो क्या करती हैं, फटाक से कोई भी अगर एंटीजन जो आता है उसको फटाक से खा करके क्या कर लेती है, खत्म कर देती है, नष्ट कर देती हैं। विदेशी अणु या पराया अणु जो कि प्रतिरक्षी अनुक्रिया प्रारंभ करता है प्रतिजन कहते हैं, है ना। प्रतिजन किसे कहते हैं, जो कि बाहर से आता है ना। फॉरेन पार्टिकल जो आता है उसे क्या बोलते हैं, प्रतिजन बोलते हैं। और प्रतिरक्षा 2 तरह की होती है, प्राकृतिक और उपार्जित। टीकाकरण जो है एक प्रकार का सक्रिय रूप से प्राप्त की गई, है ना, प्रतिरक्षा होती है। टीके 3 प्रकार के होते हैं, मृत जीवों के टीके के रूप में, जीवित दुर्बलित तनुकृत जीवों के टीके के रूप में, और टॉक्साइड के टीके के रूप में। तो हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो चुका है, और अगले वीडियो में हम मिलेंगे किसके साथ, प्रश्न उत्तर के साथ, ठीक है। तो तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।